गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा स्नैपशॉट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, शनिवार 26 अप्रैल 2025 को आपका एग्ज़ाम होगा। टाइम टेबल बदल कर नया आ गया है। अब आपको तैयारी करनी है। आपका अंग्रेजी का 100 नंबर का पेपर होगा और उस पेपर में 2 किताबें हैं, स्नैपशॉट और हॉर्नबिल। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप सारे क्वेश्चन को न पढ़कर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार कर लें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएं, और साथ ही पूरे क्वेश्चन अच्छी तरह से वीडियो देखकर समझें। और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने पर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर मुझे ये क्वेश्चन टफ लगा, वापस एक्सप्लेन कर लीजिए, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंच सके और आप अच्छे नंबर ला सके। मैं आशा करता हूं कि इस बार 100 नंबर में से आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये स्नैपशॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए, आप इन्हें तैयार कर लें। और शनिवार 26 अप्रैल, याद रखें, सैटरडे 26 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम सेकेंड इनिंग्स में, सेकेंड पारी में है। अब हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, और अगर कोई स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से वापस लिखें और उसका आंसर मैं वापस एक्सप्लेन कर लूँगा। तो चलते हैं हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से तैयार करें और एग्जाम की तैयारी अच्छी करें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। अब हम शुरू करते हैं हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्नैपशॉट के। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन स्नैपशॉट के इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार करें। सबसे पहले क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन की स्पेलिंग समझ में आया तो आप वापस अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाई वॉज द हॉर्स स्टोलन? ये पहला चैप्टर है स्नैपशॉट का, द सम ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, यानी ग्रीष्मकालीन ऋतु का सफेद सुंदर घोड़ा। तो अब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4-5 हैं, आप अच्छी तरह से समझें। बहुत छोटे छोटे सरल भाषा में मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, आप इन्हें लिख लेके तैयार कर लीजिए। पहला क्वेश्चन, व्हाई वॉज द हॉर्स स्टोलन? घोड़ा क्यों चुराया गया था? व्हाई वॉज इट रिटर्न टू इट्स ऑनर? और उसे वापस उसके मालिक के पास क्यों लौटा दिया गया? प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे लिख लेके याद कर लीजिए। मुराद हैड ए हाई डिजायर ऑफ हॉर्स राइडिंग। मुराद की इच्छा घुड़सवारी की तीव्र इच्छा थी। मुराद हैड ए हाई डिजायर, डिजायर इन इच्छा, मुराद हैड ए हाई डिजायर ऑफ हॉर्स राइडिंग, मुराद की घुड़सवारी की तीव्र इच्छा थी। सो ही स्टोल ए व्हाइट हॉर्स, इसलिए उसने सफेद घोड़ा चुराया, इसलिए उसने सफेद घोड़ा चुराया। अब उसे क्यों लौटाया? इट वॉज रिटर्न टू इट्स ऑनर, उसे उसके मालिक के पास लौटा दिया गया। बिकॉज, क्योंकि, वाई का आंसर हमेशा बिकॉज से दिया जाता है। बिकॉज द बॉयज वर नोन अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली, क्योंकि दोनों बच्चे एरम और मुराद अपने परिवार की ईमानदारी के लिए जाने जाते थे, यानी दोनों बच्चे अपने परिवार की ईमानदारी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। तो आंसर बड़ा इजी है, मतलब घोड़ा क्यों चुराया गया और उसे उसके मालिक के पास क्यों लौटा दिया गया? मुराद की घुड़सवारी की तीव्र इच्छा थी, इसलिए उसने सफेद घोड़ा चुराया और उसने घोड़े को उसके मालिक के पास लौटा दिया क्योंकि दोनों बच्चे एरम और मुराद अपने परिवार की ईमानदारी के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। जानते थे को कहते हैं नॉन, नो न्यू नॉन थर्ड फॉर्म है ये। तो प्यारे विद्यार्थियों, लिख लेके याद करना है। मुराद हैड ए हाई डिजायर ऑफ हॉर्स राइडिंग, इस तरह से याद करें। सो ही स्टोल ए व्हाइट हॉर्स, इट वाज रिटर्न टू इट्स ऑनर बिकॉज द बॉयज वर नोन अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ देयर फैमिली। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई वाज गारोगेलियन फैमिली फेमस? गारोगेलियन परिवार क्यों प्रसिद्ध था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गारोगेलियन फैमिली वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। गारोगेलियन परिवार अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। ऑल्दो देवर, ऑल्दो का मतलब ऑल्दो देवर पुअर, यद्यपि वे गरीब थे, येट का मतलब फिर भी, दे वुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ एनीबडी, फिर भी वे किसी का अनुचित फायदा नहीं उठाते थे। अनड्यू का मतलब अनुचित, एडवांटेज का मतलब फायदा, तो एनीबडी का मतलब किसी का भी। तो वापस एक बार मैं समझा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार करें और कोशिश करें कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। द गारोगेलियन फैमिली वॉज फेमस फॉर इट्स ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट। गारोगेलियन परिवार अपने
ईमानदारी और विश्वास के लिए प्रसिद्ध था। ऑल्दो दे वर पुअर, यद्यपि वे गरीब थे, यट फिर भी दे वुड नॉट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ एनीबडी, फिर वे किसी का अनुचित फायदा, नाजायज फायदा नहीं उठाते थे। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड, आप लिख के याद कर लीजिए। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके। Where did एरम एंड मुराद हाइड द हॉर्स एंड वाई? मुराद, एरम और मुराद ने घोड़ा कहाँ छुपाया और क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिख के तैयार कर लीजिए। सिर्फ 2.5 लाइनों का आंसर है। एरम एंड मुराद हिड द हॉर्स इन द फील्ड ऑफ ए फार्मर फ्रेड विजियन। एरम और मुराद ने घोड़ा किसान फ्रेड विजियन के खेत में छुपाया। हिड, ध्यान रखना, हाइड की सेकंड फॉर्म हिड होती है। एरम एंड मुराद हिड द हॉर्स इन द फील्ड ऑफ अ फार्मर फ्रेड विजियन। एरम और मुराद ने फ्रेड विजियन किसान के खेत में घोड़ा छुपाया। दे हिड इट बिकॉज दे वांटेड टू टेक एंजॉय ऑफ हॉर्स राइडिंग फॉर सम टाइम। उन्होंने घोड़ा इसलिए छुपाया क्योंकि वे कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम का मतलब कुछ समय के लिए, घुड़सवारी का आनंद लेना चाहते थे। दे हिड इट, उन्होंने इसे छुपाया, उन्होंने घोड़े को छुपाया बिकॉज दे वांटेड टू टेक एंजॉय ऑफ हॉर्स राइडिंग फॉर सम टाइम, क्योंकि वे घुड़सवारी का कुछ समय के लिए आनंद लेना चाहते थे। अगला चौथा क्वेश्चन है, Why did the boys return the horse to John Byro? अब घोड़े का मालिक कौन था? जॉन बायरो। यानी लड़कों ने घोड़े को जॉन बायरो को क्यों लौटाया? आंसर ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। द बॉयज रिटर्न द हॉर्स टू जॉन बायरो बिकॉज, लड़कों ने घोड़ा जॉन बायरो को लौटा दिया। बिकॉज, क्योंकि दे वर वेल नोन अबाउट द ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट ऑफ देयर फैमिली, क्योंकि वे अपने परिवार की ईमानदारी और विश्वास के लिए अच्छी तरह से जानते थे। वे अपने परिवार के बारे में, परिवार की ईमानदारी और विश्वास के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। अच्छी तरह को कहते हैं वेल नोन, यानी वेल नोन का मतलब अच्छी तरह से। Although they were poor, yet they would not take undue advantage of anybody. यद्यपि वे गरीब थे लेकिन वे किसी का भी अनुचित फायदा नहीं उठाते थे। They didn't want that their family would not be accused of dishonesty. वे नहीं चाहते थे कि उनके परिवार पर बेईमानी का आरोप लगे। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, डिसऑनेस्टी का मतलब बेईमानी। They didn't want that their family would not be accused of dishonesty. वे नहीं चाहते थे कि उनके परिवार पर मतलब बेईमानी का आरोप लगे। एक्यूज्ड का मतलब आरोप लगाना। Therefore, इसीलिए they returned the horse to the farmer John Byro. इसीलिए उन्होंने घोड़ा जॉन बायरो को लौटा दिया। पांचवा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 4 नंबर का प्रश्न है। ड्रॉ द करेक्ट स्केच ऑफ मुराद। मुराद का चरित्र चित्रण कीजिए। मुराद के बारे में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन है पहले पार्ट का। मुराद इज द कजिन ऑफ एरम। मुराद कजिन एरम का चचेरा भाई था। मुराद इज, अब ध्यान रखना प्रेजेंट टेंस में लिखना पूरा। मुराद इज द कजिन ऑफ एरम। मुराद एरम का चचेरा भाई था। ही इज अ यंग बॉय ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड। वो 13 साल का एक युवा लड़का था। कितने साल का? मुराद कितने साल का था? 13 साल का। ही इज अ यंग बॉय ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड। वो 13 साल का एक युवा लड़का था। ही बिलोंग्स टू द गारो गैलियन फैमिली। वो गारो गैलियन परिवार से संबंधित था। और ही हैज अ ग्रेट डिजायर ऑफ हॉर्स राइडिंग। और उसकी घुड़सवारी की तीव्र इच्छा थी। He has a wonderful understanding with the horse। और उसे घोड़े के बारे में अच्छी समझ थी। He steals a white horse not for selling but take enjoy of horse riding। और उसने सफ़ेद घोड़ा बेचने के लिए नहीं बल्कि घुड़सवारी के लिए चुराया। He is kind boy। वो एक दयालु लड़का होता है। और ही हेल्प्स अ वंडरफुल रॉबिन बर्ड। वो इतना दयालु होता है कि वो एक पक्षी, रॉबिन यानी बाउंडेड का मतलब घायल रॉबिन पक्षी की भी हेल्प करता है। हिज पेट्स वर्ड्स आर, उसके जो तकिया कलाम वर्ड है, आई हैव अ वे विथ। मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, यानी आई हैव अ वे विथ। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आंसर है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। आप इसको इस तरह से भी अच्छी तरह से याद कर ले। मैं आपको वापस प्रेजेंट में एक्सप्लेन से बता रहा हूँ। मुराद इज द कजिन ऑफ एरम। मुराद एरम का चचेरा भाई होता है। ही इज अ यंग बॉय ऑफ 13 ईयर्स ओल्ड। वो 13 साल का युवा लड़का होता है। ही बिलोंग्स टू गारो गैलियन फैमिली। और वो गारो गैलियन परिवार से संबंधित होता है। बिलोंग्स टू का मतलब संबंधित। ही हैज अ ग्रेट डिजायर ऑफ हॉर्स राइडिंग। और
उसकी घुड़सवारी की तीव्र इच्छा होती है। ही हैज़ अ ग्रेट डिजायर, इन तीव्र इच्छा, ही हैज़ अ ग्रेट डिजायर ऑफ हॉर्स राइडिंग, और उसकी घुड़सवारी की तीव्र इच्छा होती है। ही हैज़ ए वंडरफुल अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, और उसे घोड़े के बारे में अच्छी समझ होती है, यानी उसको घोड़े के बारे में अच्छी समझ होती है। ही स्टील्स अ वाइट हॉर्स नॉट फॉर सेलिंग बट टेकिंग एंजॉय ऑफ हॉर्स राइडिंग, वो घोड़ा, वो सफ़ेद घोड़ा बेचने के लिए नहीं चुराता है, बल्कि घुड़सवारी का आनंद लेने के लिए चुराता है। ही इज़ अ काइंड बॉय, वो एक दयालु लड़का होता है। ही हेल्प्स ए वाउंडेड रॉबिन बर्ड, वो एक घायल, वाउंडेड का मतलब घायल, रॉबिन एक चिड़िया का नाम है, वो एक घायल रॉबिन चिड़िया की हेल्प करता है। हिज पेट्स वर्ड्स आर, उसके जो तकिया कलाम वर्ड हैं वो बार बार हर बात पर क्या कहता है, आई हैव अ वे विथ, मुझे इसके बारे में मालूम है। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों पहला लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरे लेसन, द एड्रेस, पता। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, आप मिसेस डॉर्लिंग के बारे में क्या जानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एड्रेस का है ये। मिसेस डॉर्लिंग इज अ सेल्फिश लेडी, मिसेस डॉर्लिंग एक स्वार्थी महिला होती है। सेल्फिश का मतलब स्वार्थी। मिसेस डॉर्लिंग इज ए सेल्फिश लेडी, मिसेस डॉर्लिंग एक स्वार्थी महिला होती है। सी हैज़ लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, उसमें मानवीय गुणों की कमी होती है। ह्यूमन क्वालिटीज का मतलब मानवीय गुण, और लैक यानी कमी, ध्यान रखना। सी हैज़ अ लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, उसमें मानवीय गुणों की कमी होती है। सी इज ग्रीडी एंड इल मैनर्स लेडी, और वो एक लालची और बेईमान मतलब बुरे आचरण वाली औरत होती है। सी एक्सप्लॉइट्स मिसेस एस बाई शोइंग द फियर ऑफ वॉर, और वो युद्ध का डर दिखाकर मिसेस एस का शोषण करती है। सी एक्सप्लॉइट्स, एक्सप्लॉइट्स का मतलब शोषण करना। सी एक्सप्लॉइट्स मिसेस एस बाय शोइंग, शोइंग नहीं दिखाकर, द फियर ऑफ वॉर, युद्ध का डर दिखाकर उसका शोषण करती है। एंड टेक्स अवे ऑल हर प्रीशियस थिंग, और उसकी सारी कीमती चीजें ले जाती है। टेक्स अवे का मतलब ले जाना, ऑल हर, प्रीशियस का मतलब कीमती, थिंग्स यानी वस्तुएं। ये नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और क्वेश्चन क्या है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार 100% आने की संभावना है, आप इसे लिख लेके तैयार कर लें। मिसेस डॉर्लिंग के बारे में आप क्या जानते हैं? तो मिसेस डॉर्लिंग एक स्वार्थी महिला होती है। मिसेस डॉर्लिंग इज ए सेल्फिश लेडी। सी हैज़ अ लैक ऑफ ह्यूमन क्वालिटीज, उसमें मानवीय गुणों की कमी होती है। ह्यूमन क्वालिटीज का मतलब मानवीय गुण। सी इज ग्रीडी एंड अल मैनर्स लेडी, वो एक लालची और बुरे आचरण वाली महिला होती है। सी एक्सप्लॉइट्स मिसेस एस बाय शोइंग द फियर ऑफ वॉर एंड टेक्स अवे ऑल हर प्रीशियस थिंग्स, वह मिसेस एस को युद्ध का डर दिखाकर उसकी सारी चीज़ें शोषण करती है और सारी चीज़ें उसकी ले जाती है। अगला प्रश्न है, व्हाट डज मिसेस एस हैंड ओवर ऑल हर प्रीशियस थिंग्स टू मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस एस अपनी सारी कीमती चीज़ों को मिसेस डॉर्लिंग को क्यों दे देती है, क्यों हैंड ओवर करती है, क्यों सौंपना, हैंड ओवर का मतलब सौंपना। मिसेस एस अपनी सारी कीमती चीज़ें मिसेस डॉर्लिंग को क्यों सौंपती है? आंसर बड़ा इजी है। मिसेस एस इज़ अ गुड एंड काइंड लेडी, मिसेस एस एक अच्छी और दयालु औरत है होती है, और मिसेज एस इज ए गुड एंड काइंड लेडी, मिसेज एस एक अच्छी और दयालु महिला होती है। सी इज अफ्रेड ऑफ वॉर, उसे युद्ध का डर है, उसका मिसेज एस को किसका डर है? मिसेज एस को वॉर, युद्ध का डर है। मिसेज डॉर्लिंग वॉन्ट्स हर दैट इफ सी हैड टू गो आउट समवेयर, मिसेज डॉर्लिंग उसे चेतावनी देती है कि अगर वो कहीं भी बाहर चली गई, सी वुड लूज ऑल हर प्रीशियस थिंग, तो वो अपनी सारी कीमती चीजें खो देगी। So she suggests Mrs. S to hand over all her precious things to her, इसलिए वो मिसेज एस को सुझाव देती है, सजेस्ट से नहीं, सुझाव देती है कि उसकी सारी कीमती चीजें उसको लौटा दे, उसको सौंप दे। ध्यान रखना, हैंड ओवर का मतलब सौंपना। एक बार वापस आंसर बता रहा हूँ, मिसेज एस इज ए गुड एंड काइंड लेडी, मिसेज एस एक अच्छी और दयालु औरत होती है। सी इज अफ्रेड ऑफ वॉर, उसे युद्ध का डर है। Mrs. Darling wants her that if she had to go out somewhere, Mrs. Darling उसे चेतावनी देती है कि अगर उसे कहीं बाहर जाना पड़ा, she would lose all her precious thing, तो उसे सारी कीमती चीज़ों को हाथ धोना पड़ेगा।
सो सी सजेस्ट मिसेज एस टू हैंड ओवर और हर पीसेस थिंग टू हर, इसलिए वो मिसेज एस को सुझाव देते हैं कि वो उसकी सारी कीमती चीज़ें उसे हैंड ओवर कर दे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर विजिट मिसेज डार्लिंग, और वर्णन करता मिसेज डार्लिंग के घर क्यों जाती है, ध्यान रखना। और व्हाट डज द नरेटर विजिट, किस कारण करती है, ध्यान रखना। When the war finishes, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, the narrator becomes curious to see her mother's belongings, तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो वर्णनकर्ता अपनी माँ की चीज़ें को देखने की तीव्र उत्साहित हो जाती है। द नरेटर बिकम्स, वर्णन करता हो जाती है, लेखिका हो जाती है। क्यूरियस का मतलब उत्साहित, टू सी हर मदर्स बिलोंगिंग्स, अपनी माँ की सारी चीज़ों को देखने के लिए वो उत्साहित हो जाती है। सी वॉन्ट्स टू सी एंड टचेज देम, और वो उन्हें देखना चाहती है और एक बार छूना चाहती है। सो सी डिसाइड्स टू विजिट मिसेज डार्लिंग, इसीलिए वो मिसेज डार्लिंग से मिलने का निश्चय करती है। प्यारे विद्यार्थी अच्छे से याद कर लें, जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो वर्णनकर्ता अपनी माँ की चीज़ों को देखने के लिए उत्साहित हो जाती है और वो उन्हें एक बार, उन चीज़ों को एक बार देखना और छूना चाहती है, इसलिए वो मिसेस डार्लिंग से मिलने का निश्चय करती है। डिसाइड्स का मतलब निश्चय करना। अगला प्रश्न है, व्हाई डज द नरेटर रिजोल्व संकल्प करना, दृढ़ संकल्प, टू फॉरगेट द एड्रेस, और वर्णन करता लेखिका उस पते को भूलने का निश्चय, दृढ़ संकल्प क्यों करती है, क्यों रिजोल्व करती है। आंसर बहुत इजी है। द नरेटर रिजोल्व्स टू फॉरगेट द एड्रेस, द बिलोंगिंग्स and her past memories because her mother, the owner of all things, has died. अब वर्णन लेखिका सारी चीज़ों को वर्णन मतलब द नरेटर का मतलब वर्णन करता, लेखिका उस पते को, उस सारी चीज़ों को और अपनी अतीत की यादों को भुलाने का निश्चय करती है, संकल्प लेती, क्योंकि हर मदर, उसकी माँ, द ऑनर ऑफ ऑल थिंग्स, सब चीज़ों की मालकिन, हैज़ डाइड, उसकी मृत्यु हो जाती है। द अदर हैंड, दूसरी तरफ, हर रेंटेड हाउस इज स्मॉल, और दूसरी तरफ उसका जो किराए का मकान है वो छोटा है। हर रेंटेड हाउस इज स्मॉल, और दूसरी ओर उसका जो किराए का मकान है लेखिका का वो छोटा है। सो सी कांट अरेंज देम इन हर स्मॉल हाउस, इसलिए वो सारी चीज़ों को अपने छोटे घर में अरेंज नहीं कर सकती है। और नाउ ऑल द थिंग्स हैव बिकम यूजलेस फॉर हर, अब सारी चीज़ें उसके लिए यूजलेस हो जाती है। तो इस तरह से ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। वाई हैज़ द नरेटर रिजॉल्व्स टू फॉरगेट द एड्रेस, वर्णन लेखिका उस पते को भूलने का निश्चय क्यों करती है, क्यों दृढ़ संकल्प लेती, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द नरेटर रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, द बिलोंगिंग्स एंड हर पास्ट मेमोरीज, लेखिका अपने पते और पता, उसकी सारी चीज़ें और अपनी पुरानी यादों को भूलने का दृढ़ संकल्प करती है, क्योंकि उस सारी चीज़ों की मालकिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। और मतलब बिकॉज हर मदर, द ऑनर ऑफ ऑल थिंग्स, हैज़ डाइड। अदर हैंड, दूसरी तरफ, हर रेंटेड हाउस इज स्मॉल, दूसरी तरफ उसका जो घर है किराए का, रेंटेड यानी किराए का मकान छोटा है। सो सी कांट अरेंज देम इन हर स्मॉल हाउस, इसलिए वो सारी चीज़ों को अपने छोटे से घर में अरेंज नहीं कर सकती है। नाउ ऑल द थिंग्स हैव बिकम यूजलेस फॉर हर, अब सारी चीज़ें उसके लिए यूजलेस हो गई, इसलिए वो उस पते को फॉरगेट करने का निश्चय करती है। अगला चैप्टर है द मदर्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इज़ जॉर्ज पियर्सन एंड हाउ डज ही बिहेव विथ हिज वाइफ, जॉर्ज पियर्सन कौन है और वो अपने पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉर्ज पियर्सन इज द हस्बैंड ऑफ मिसेज पियर्सन, इसको जॉर्ज भी बोलते हैं। जॉर्ज पियर्सन मिसेज पियर्सन का पति हैं। जॉर्ज पियर्सन इज द हस्बैंड ऑफ मिसेज पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन मिसेज पियर्सन का हस्बैंड है। ही इज़ प्राउडी एंड सेल्फिश मैन, वो एक घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति है। ही इज़ प्राउडी एंड सेल्फिश मैन, वो एक घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति होता है। ही स्पेंड हिज मोस्ट ऑफ टाइम इन क्लब, वो अपना अधिकांश समय क्लब में बिताता है। कहाँ बिताता है उसका पति जॉर्ज पियर्सन, अपना अधिकांश समय क्लब में बिताता है। ही डजंट गिव रेस्पेक्ट टू हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता है। ही ऑलवेज थिंक्स हिज वाइफ एज ए सर्वेंट, वो हमेशा अपनी पत्नी को सर्वेंट यानी नौकर मानता है। ही इज़ नौकरानी मानता है। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज वाइफ इज़ नॉट गुड, और उसका अपने पत्नी के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आपको याद करना है
कि जॉर्ज पियर्सन कौन है और वो अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता है। जॉर्ज पियर्सन इज द हस्बैंड ऑफ मिसेस पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन मिसेस पियर्सन का पति है। ही इज़ प्राउड एंड सेल्फिश मैन। वो एक घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति होता है। ही स्पेंड इज मोस्ट ऑफ टाइम इन क्लब्स। वो अपना अधिकांश समय क्लब में बिताता है। ही डजंट गिव रेस्पेक्ट टू हिज वाइफ। वो अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता है। ही ऑलवेज थिंक्स हिज वाइफ एज ए सर्वेंट। वो हमेशा अपने पत्नियों को एक सर्वेंट मानता है। हिज बिहेवियर टुवर्ड्स हिज वाइफ इज़ नॉट गुड। और उसका अपने पत्नी के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। अब एक बड़ा क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों मदर देश से, why do Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald exchange their personalities? मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड अपना व्यक्तित्व क्यों अदला बदला मतलब एक्सचेंज करती हैं, अदला बदली करती है? आंसर बहुत दीजिए। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड exchange their personalities because all the member of Mrs. Pearson don't behave good with her. मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड अपने व्यक्तित्व का आदान प्रदान करती है क्योंकि मिसेस पियर्सन के परिवार के सभी सदस्य उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। दे बिहेव विथ हर लाइक ए हाउसमेट। और वे उसके साथ एक नौकरानी, घर की नौकरानी की तरह व्यवहार करते हैं। दे डोंट थिंक द वैल्यू ऑफ अ वुमन इन द फैमिली। वे परिवार में एक नारी का वैल्यू नहीं समझते हैं। हर चिल्ड्रन डोरिस एंड सिरिल ऑल्सो डोंट थिंक हर मदर। और उसके बच्चे डोरिस और सिरिल अपनी माँ को माँ नहीं मानते हैं। दे गिव हर ओनली ऑर्डर टू डू देयर वर्क। वे केवल अपनी माँ को अपना काम करने का ऑर्डर देते हैं। यानी इस तरह से आपको याद करना है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, व्हाट मैसेज डज द प्ले द मदर्स डे कन्वे टू द सोसाइटी? ये जो मदर्स डे है ये हमारे समाज को क्या संदेश देता है? ये लेसन आंसर बहुत ईजी है। द प्ले कर में नाटक, ये नाटक है। द प्ले द मदर्स डे गिव्स द मैसेज टू अ मैसेज दैट मदर्स शुड बी ट्रीटेड रेस्पेक्टफुली। और ये नाटक मदर्स डे, ये नाटक ये मैसेज देता है, एक संदेश देता है कि माताओं का शुड बी ट्रीटेड, माताओं के साथ एक आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ट्रीटेड का मतलब व्यवहार करना। दैट मदर्स शुड बी ट्रीटेड रेस्पेक्टफुली। माताओं का एक सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। दे शुड बी गिवन हेल्प इन देयर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। और उनको घर के कार्यों में हेल्प करनी चाहिए। अ मदर ऑलवेज शोज काइंड एंड हेल्पफुल नेचर टुवर्ड्स हर फैमिली मेम्बर्स। एक माँ हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के प्रति दयालु और मतलब एक सहयोगी स्वभाव की होती है। देयरफॉर इसीलिए वी शुड ऑल्सो गिव देम रेस्पेक्ट इन आवर सोसाइटी। इसलिए हमें भी समाज में उनका सम्मान देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। इस तरह से याद कर ले। द प्ले द मदर्स डे गिव्स द मैसेज दैट मदर्स शुड बी ट्रीटेड रेस्पेक्टफुली। ये नाटक मदर्स डे ये संदेश देता है कि माताओं का आदरपूर्ण सम्मान व्यवहार करना चाहिए, माताओं के साथ आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दे शुड बी गिवन हेल्प इन देयर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़। उन्हें उनको उनके घर के कार्यों की गतिविधियों में हेल्प करनी चाहिए। ए मदर ऑलवेज शोज काइंड एंड हेल्पफुल नेचर टुवर्ड्स हर फैमिली मेम्बर्स। एक माँ हमेशा अपने परिवार के सदस्यों के प्रति दयालु और एक सहयोगी मतलब व्यवहार करती हैं, दिखाती हैं, एक सहयोगी स्वभाव दिखाती है। नेचर का मतलब स्वभाव। Therefore, we should also give them respect in our society। इसलिए हमें भी नारियों को, सभी वुमेंस को हमारे समाज में रेस्पेक्ट देना चाहिए। ड्रॉ ए करेक्ट स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन। सबसे इंपॉर्टेंट 4 नंबर का प्रश्न है। मिसेस पियर्सन का चरित्र चित्रण करना है। मिसेस पियर्सन इज ए काइंड सेल्फलेस एंड गुड लेडी। मिसेस पियर्सन एक दयालु, निस्वार्थ और एक अच्छी महिला होती है। सी केयर्स हर फैमिली मेम्बर्स टू मच। वो अपने परिवार के सदस्यों की बहुत परवाह करती है। हर एक्सेसिव लव एंड केयर स्पॉइल देम। और उसका अत्यधिक प्रेम और मतलब ध्यान रखने के कारण वो उन्हें मतलब बर्बाद कर लेती है, बिगाड़ देती है। हर एक्सेसिव अत्यधिक, और उसका अत्यधिक प्रेम और देखभाल उनको बिगाड़ देते हैं और उनको बिगाड़ देती है। ऑल द मेम्बर्स ऑफ हर फैमिली ओनली थिंक हर एज सर्वेंट। परिवार के सारे सदस्यों से केवल एक सर्वेंट मानते हैं। सी रेस्पेक्ट हर फैमिली मेम्बर्स। वो अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करती है। बट हर चिल्ड्रन एंड हर मदर हर हस्बैंड डोंट गिव रेस्पेक्ट हर इन रिटर्न। लेकिन उसके बच्चे और उसका पति उन्हें बदले में आदर नहीं देते हैं। दे डोंट थिंक हर अ वुमन बट अ सर्वेंट। और वे हमेशा दे
थिंक हर अ वुमन, दे डोंट थिंक अ वुमन, वे हमेशा उसे एक नारी नहीं समझते हैं बल्कि एक मतलब नौकरानी समझते हैं। एक बार वापस समझा रहा हूँ मैं। मिसिस पियर्सन इज़ अ काइंड, सेल्फलेस एंड गुड लेडी। मिसिस पियर्सन एक दयालु, निस्वार्थ और एक अच्छी महिला होती है। सी केयर्स हर फैमिली मेम्बर्स टू मच, वो अपने परिवार के सदस्यों का बहुत ख्याल करती है। और एक्सेसिव लव एंड केयर स्पॉइल देम, उसका अत्यधिक प्रेम और देखभाल उन्हें बिगाड़ देती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ हर फैमिली ओनली थिंक हर अ सर्वेंट, परिवार के उसके परिवार के सारे सदस्य उसे एक सर्वेंट मानते हैं। सी रेस्पेक्ट हर फैमिली मेंबर्स, वो अपने परिवार के सदस्यों का सम्मान करती हैं। बट हर चिल्ड्रन एंड हर हस्बैंड डोंट गिव रेस्पेक्ट हर इन रिटर्न, लेकिन उसके बच्चे और उसका पति उसको बदले में एक सम्मान नहीं देते हैं। दे डोंट थिंक हर अ वुमन, वे उसे एक नारी नहीं समझते हैं बट अ सर्वेंट, एक नौकरानी समझते हैं। प्यारे विद्यार्थी, अगला लेसन है द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, दुनिया का अंतिम घाट, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। व्हेन डज साइद फर्स्ट स्पीक टू हिज डेथ, और शायद अपनी मृत्यु के बारे में पहले कब बताता है, ध्यान रखना। व्हेन डज साइद फर्स्ट स्पीक ऑफ हिज डेथ, आंसर बहुत ईजी है। On 25th April 2001, Amitav Ghosh telephones aside to remind him that they have to go to a friend's house for lunch. और 25 अप्रैल 2001 को लेखक अमिताभ घोष शाहिद को अपने दोस्त के घर पर लंच के लिए उसे रिमाइंड करते हैं, फ़ोन करके रिमाइंड दिलाते हैं। शाहिद टेल्स अमिताभ घोष ऑन द टेलीफोन अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ, और शाहिद अमिताभ घोष को टेलीफोन पर अपने आने वाली मृत्यु के बारे में बताते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड साइद वांट अमिताभ घोष टू राइट अबाउट हिम, और साइद अमिताभ घोष से लेखक अमिताभ घोष से क्यों चाहता है कि उसके बारे में लिखें। साइद क्यों चाहता था कि अमिताभ घोष उसके बारे में लिखें। व्हाई डिड साइद वांट अमिताभ घोष टू राइट अबाउट हिम। साइद वांटेड अमिताभ घोष टू राइट अबाउट हिम सो दैट his memory might always remain in the heart of everyone. शायद अमिताभ घोष से उसके बारे में लिखने को चाहते हैं ताकि his memory, ताकि उसकी यादें might always remain in the heart of everyone, ताकि उसकी यादें हर एक के मन में हमेशा बनी रहे। People don't forget him after his death, लोग उसकी मृत्यु के बाद उसे नहीं भूलें, इसलिए वो अमिताभ घोष को उसके बारे में लिखने को कहता है। बहुत इजी आंसर है, ध्यान रखना, लिख लेकर याद करें। What promise did साइद want from अमिताभ घोष, शायद अमिताभ घोष से क्या वादा चाहता था। साइद wanted promise from अमिताभ घोष that he would write something about him after his death, शायद अमिताभ घोष से ये वादा चाहता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में वो कुछ लिखे। Although it would be a difficult, यद्यपि उसके ये काम कठिन है, yet he would have to write about him after his death, फिर भी उसे उसके मृत्यु के बाद ये काम करना पड़ेगा। यद्यपि ये काम बहुत कठिन है, although it would be a difficult yet, although it would be difficult, यद्यपि काम बहुत कठिन है, फिर भी, yet का मतलब फिर भी, he would have to write about him after his death, फिर भी उसके मृत्यु के बाद उसे उसके बारे में लिखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है What common interest do the author and Said have? साइद और लेखक के समान अभिरुचि क्या है, दोनों में क्या कॉमन चीज़ है। Some common interest the author and Said have are followings, और कुछ रुचियाँ जो साइद और लेखक के पास में है वो निम्न है। Both love the literature, especially poetry, दोनों को साहित्य, विशेष काव्य साहित्य पसंद है। They have common friends, दोनों के फ्रेंड्स एक ही हैं। बहुत लव रोगन जोश एंड रोशनारा बेगम एंड किशोर कुमार एंड बॉम्बे फिल्म्स, दोनों को रोगन जोश और रोशन आरा और बेगम रोशन आरा और किशोर कुमार और बॉम्बे फिल्म पसंद है। बहुत हेट क्रिकेट, दोनों को क्रिकेट से नफरत है। ये चारों पॉइंट आपको लिखना है। दोनों में कॉमन क्या चीज़ें हैं, ये कॉमन है, दोनों साहित्य विशेषतः काव्य साहित्य को पसंद करते हैं और दोनों के फ्रेंड्स एक ही हैं। दे हैव कॉमन फ्रेंड्स, बहुत लव रोगन जोश, रोशन आरा बेगम एंड किशोर कुमार एंड बॉम्बे फिल्म्स, और दोनों को रोगन जोश पसंद है, रोशन आरा और बेगम और किशोर कुमार और बॉम्बे फिल्म पसंद है। दोनों क्रिकेट से नफरत करते हैं, बहुत हेट क्रिकेट। अगला क्वेश्चन है साइद वॉज फेमस फॉर हिज
प्रोविज इन अ किचन एक्सप्लेन, शायद रसोई घर में अपने, ध्यान रखना, शायद रसोई घर में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध था, स्पष्ट कीजिए, ध्यान रखना। शायद वॉज अ फेमस फॉर इज पॉवरिज, पॉवरिज का मतलब होता है कौशल, प्रोविजिज का मतलब होता है कौशल। शायद वॉज फेमस फॉर इज प्रोविजिज इन द किचन, शायद रसोई में अपने कौशल के लिए प्रसिद्ध था। ही कुड टेल फ्रॉम द स्मेल ऑफ रोगन जोश वेदर इट वॉज रेडी और नॉट, वो रोगन जोश की खुशबू से ही बता लेता था कि वो बन गया है नहीं, तैयार हो गया है नहीं। ही वॉज फॉन्ड ऑफ रेसिपीज़, उसे रेसिपीज़ का मेकिंग, उसे रेसिपीज़ बनाने का बहुत शौक था। ही लाइक्ड रोगन जोश वेरी मच, उसे रोगन जोश बहुत पसंद था। ही ऑल्सो लाइक काश्मीरी एंड बंगाली स्वीट्स, उसे काश्मीरी और बंगाली मिठाई भी बहुत पसंद थी। अगला है हु वॉज आगा साइद अली, आगा साइद अली कौन था, बहुत इजी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ध्यान रखना ड्रो ए करेक्ट स्केच ऑफ आगा शाहिद अली, और दोनों का एक ही आंसर है। आगा साइद अली का चरित्र चित्रण कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट 4 नंबर का प्रश्न है, अच्छी तरह से याद करें। आगा साइद अली वॉज अ टीचर एंड पोइट, आगा साइद अली एक अध्यापक और एक कवि था। ही वॉज फ्रॉम काश्मीर एंड देन ही वेंट टू अमेरिका इन 1975, वो काश्मीर का था और बाद में वो 1975 में अमेरिका चला गया। हिज ब्रदर इकबाल एंड 2 सिस्टर समिता एंड हिना ऑल्सो लिव्ड इन अमेरिका, उसका भाई इकबाल और उसकी 2 बहनें समिता और हिना पहले से ही अमेरिका में रहती थी। हिज फेमस क्रिएशन वॉज द कंट्री विदाउट ए पोस्ट ऑफिस, उसकी प्रसिद्ध रचना है बिना डाकघर का गांव, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, बिना डाकघर का गांव। ही हैड्स बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर लास्ट 14 months, वो पिछले 14 महीनों से कैंसर से पीड़ित था। ही डाइड ऑन 8 दिसंबर 2001 इन अमेरिका, और उसकी मृत्यु 8 दिसंबर 2001 को अमेरिका में हो गई। हिज डिज़ायर वॉज टू डाई इन काश्मीर, उसकी इच्छा काश्मीर में मरने की थी, विथ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के सामने, बट लेटर ही चेंज हिज व्यू, लेकिन बाद में उसने अपने विचार बदल दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डिड शाहिद वॉन्ट टू गो टू काश्मीर टू डाई, और शाहिद मरने के लिए काश्मीर क्यों जाना चाहता था, आंसर बहुत इजी है। या फिर इसका वाई डिड ही चेंज हिज व्यूज लेटर, बाद में उसने अपने विचार क्यों बदल दिए। शाहिद वॉन्टेड टू गो टू काश्मीर टू डाई बिकॉज ही वॉन्टेड टू डाई इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स, शाहिद मरने के लिए काश्मीर जाना चाहता था क्योंकि वो अपने माता पिता के सामने मरना चाहता था। इन फ्रंट ऑफ का मतलब सामने। ही वॉन्टेड टू सॉल्व द मैटर ऑफ द प्रॉपर्टी, और साथ ही वो संपत्ति के विवाद को भी सॉल्व करना चाहता था, बट ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम्स ही चेंज हिज व्यू ऑफ गोइंग टू काश्मीर, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण उसने काश्मीर जाने के अपना विचार बदल दिए। ही चेंज्ड हिज व्यूज ऑफ गोइंग टू काश्मीर। अगला हमारा चैप्टर है बर्ड्स। हाउ डिड डॉक्टर एंड्रयू मेंसन सॉल्व द डिलेमा, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने धर्म संकट का समाधान कैसे किया। डिलेमा का मतलब होता है धर्म संकट। हाउ डिड डॉक्टर एंड्रयू मेंसन सॉल्व द डिलेमा, आंसर है डॉक्टर एंड्रयू मेंसन वॉज अ ग्रेट डिलेमा, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन वॉज इन ए ग्रेट डिलेमा, डॉक्टर एंड्रयू मेंसन एक बहुत बड़े धर्म संकट में थे। देयर वॉज अ डिलेमा इन फ्रंट ऑफ हिम दैट शुड ही सेव द मदर फर्स्ट और अ चाइल्ड, और उसके सामने धर्म संकट ये था कि क्या वो माँ को बचाए या बच्चे को। आफ्टर थिंकिंग अ बिट, कुछ समय सोचने के बाद, ही डिसाइडेड टू सेव द मदर, और वो एक माँ को बचाने का निश्चय उन्होंने किया। ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड गेव हिज होल अटेंशन टुवर्ड्स सुसान मॉर्गन, और उसने बच्चे को नर्स को दिया और अपना पूरा ध्यान सुसान मॉर्गन की तरफ दिया, हु ले अनकॉन्शियस, जो बेहोश पड़ी थी। देन ही सेव द लाइफ लेस बॉय, फिर उन्होंने निर्जीव बच्चे को बचाया। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द चाइल्ड लुक लाइक व्हेन एंड्रयू मेंसन फर्स्ट टाइम सो हिम, लड़का कैसे दिखाई दे रहा था जब एंड्रयू मेंसन ने उसे पहली बार देखा, बच्चा कैसा था जब डॉक्टर एंड्रयू मेंसन ने उसे पहली बार देखा। द चाइल्ड लुक्ड लाइक अ लाइफलेस, बच्चा निर्जीव था। ही वॉज अ परफेक्टली फॉर्म्ड, वो पूर्णतया आकार में था। ही वॉज अ मेल, वो एक लड़का था। हिज बॉडी वॉज वाइट एंड सॉफ्ट, उसकी बॉडी सफ़ेद और मुलायम थी। हिज हेड हैंग्ड ऑन द थिन नेक, और उसका सिर दुबली पतली गर्दन से चिपका हुआ था। और ही वॉज सफर्ड फ्रॉम पैलिडा, और वो पैलिडा से ग्रसित था। ध्यान रखना। आगे है,
वाई वॉज मिसिज मॉर्गन्स मदर वरीड, श्रीमती मॉर्गन की माँ चिंतित क्यों थी? मिसिज मॉर्गन्स मदर वॉज वेरी ओल्ड, मिसिज मॉर्गन्स मदर वॉज वेरी ओल्ड, मिसिज मॉर्गन की माँ बहुत वृद्ध महिला थी। सी वॉज अबाउट 70 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 70 साल की थी। सी वॉज वरीड अबाउट हर डॉटर बिकॉज हर कंडीशन वॉज बैड, वो अपने बेटी के बारे में चिंतित थी क्योंकि उसकी स्थिति नाजुक थी, बैड थी। सी फियर दैट द डॉक्टर माइट हैव लेफ्ट द केस सेइंग दैट ही वुड रिटर्न लेटर, और उसे ये भय था कि डॉक्टर कहीं ऐसा ना कह दे कि वो बाद में आकर केस को देखेगा, इसलिए वो चिंतित थी। I have done something, oh God, or I have done something really at last. Why does Andrew say this? Andrew ऐसा क्यों कहता है कि हे भगवान मैंने कुछ किया है और मैंने कुछ किया है? What does it mean? उसका कहने का मतलब क्या है? मैंने कुछ किया हो भगवान, आखिर मैंने सचमुच कुछ किया। एंड्रू ये क्यों कहता है, इसका मतलब क्या है? एंड्रू मैनसन सेव्स 2 lives ड्यूरिंग हिज मेडिकल जॉब, और एंड्रू मैनसन अपने मेडिकल चिकित्सा के दौरान, व्यवसाय के दौरान 2 जिंदगियों को बचाता है। ही सेव्स बोथ मदर एंड न्यूली बॉर्न चाइल्ड, और वो एक माँ और एक नवजात बच्चे को बचाता है। ही इंजेक्ट्स द मदर एंड टेक्स आउट ऑफ डेंजर, वो माँ को इंजेक्शन देता है और उसे खतरे से बाहर निकालता है। देन ही ब्रिंग्स बैक द लाइफ इनटू द डाइंग चाइल्ड, फिर वो मृतक बच्चे में जान डाल देता है। सो ही सेज, इसलिए वो कहता है आई हैव डन समथिंग, हे ईश्वर मैंने कुछ किया है। यानी वो एक मृत बच्चे को और एक माँ को बचाकर ये कहता है आई हैव डन समथिंग। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द मिडवाइफ प्लेस, वेयर डिड द मिडवाइफ प्लेस द चाइल्ड एंड वाई, और उस नर्स ने, दाई ने बच्चे को कहाँ और क्यों रखा? द मिडवाइफ वॉज श्योर दैट द चाइल्ड वॉज लाइफलेस, और उस मिडवाइफ को पूर्ण भरोसा था कि वो बच्चा निर्जीव है। सी हैड प्लेस्ड द चाइल्ड अंडर द बेड्स रैपिंग इन द न्यूज़पेपर, और उसने बच्चे को एक अखबार में, न्यूज़पेपर में लपेट कर पिलंग के नीचे, बेड के नीचे रख दिया। आंसर बहुत ईजी, ध्यान रखना। What did Andrew see when he entered the Joe Morgan's house? और एंड्रू ने क्या देखा जब वो जो मॉर्गन के घर पर प्रवेश हुआ? Andrew saw when he entered Joe Morgan's house that the house was clean but not proper furnished. एंड्रू मैनसन ने जब जो मॉर्गन के घर पर एंटर हुआ तो उसने देखा मकान साफ सुथरा था लेकिन चीज़ें अव्यवस्थित थी। द ऑयल लैम्प वॉज बर्निंग, घर में एक ऑयल लैम्प चल रहा था। मिसिज मॉर्गन्स मदर नियरली अबाउट 70 ईयर्स वॉज बिसाइड हर डॉटर, और मिसिज मॉर्गन की माँ लगभग 70 साल के उसके पास बैठी हुई थी। एंड अ यंग मिडवाइफ वॉज विथ हर, और एक युवा नर्स पास में खड़ी थी। ड्रॉ द करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर एंड्रू मैनसन, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर एंड्रू मैनसन इज अ यंग डॉक्टर, डॉक्टर एंड्रू मैनसन एक जवान डॉक्टर होता है। ही स्टार्ट हिज मेडिकल प्रैक्टिस अंडर द डॉक्टर एडवर्ड पेज, वो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस डॉक्टर एडवर्ड पेज के अधीन शुरू करता है। ही लव्स अ गर्ल नेम्ड अ क्रिस्टाइन, वो एक क्रिस्टाइन नामक लड़की से प्रेम करता है। फॉरगेटिंग हिज पर्सनल प्रॉब्लम ही सेव्स 2 lives, मदर एंड अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, अपने व्यक्तिगत समस्याओं को भूलकर वो 2 जिंदगियां, माँ एक नवजात बच्चे का जीवन बचाता है। ही यूजेज हिज ऑन वेज टू सेव द चाइल्ड, वो बच्चे को बचाने के लिए अपने निजी तरीके उपयोग करता है। ही फर्स्ट प्लग्स द चाइल्ड इन टू ए हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर, वो सबसे पहले बच्चे को ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में ऐसे डुबोता है। ही रब्स द चाइल्ड विथ ए रब टॉवल, वो बच्चे को एक रब टॉवल से उसको ऐसे रब करता है। फाइनली गेट सक्सेस टू सेव द लाइफलेस चाइल्ड, आखिर वो एक निर्जीव बच्चे को बचाने में सफल हो जाता है। इस तरह से आपको लिखना है। जस्टिफाई द टाइटल बर्ड्स, इस बर्थ नामक शीर्षक का औचित्य क्या है? द टाइटल इज क्वाइट रीजनेबल, ये शीर्षक वास्तव में एक तार्किक है। द होल स्टोरी मूव्स राउंड द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, पूरी कहानी एक बच्चे के जन्म के इधर उधर घूमती है। जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ आर गोइंग टू हैव दैट चाइल्ड आफ्टर 20 ईयर्स ऑफ द मैरिज, जो मॉर्गन और उसकी पत्नी को उनकी शादी के 20 साल बाद उनको एक बच्चे की उम्मीद है। बोथ द नर्स एंड सुशांत मदर थिंक दैट द चाइल्ड इज लाइफलेस, और दोनों नर्स और सुशांत की मदर ये मानती है कि बच्चा निर्जीव है। बट एंड्रूज एफर्ट सेव द चाइल्ड्स लाइफ, लेकिन एंड्रू का प्रयास और उस बच्चे को बचा देता है। द टेल ऑफ मैन सिटी लास्ट चैप्टर है। हाउ अकॉर्डिंग टू यू कैन अ पीस एंड लिबर्टी बी मेंटेन इन
स्टेट। आपके अनुसार किसी राज्य में शांति और आज़ादी कैसे कायम रखी जा सकती है? अकॉर्डिंग टू मी, अ स्टेट नीड्स अ पीस एंड लिबर्टी टू बी प्रॉस्परस। मेरे अनुसार एक राज्य में और शांति और आज़ादी एक मतलब सही ढंग से समृद्धशाली हो सकती है। द मैन हु रूल्स द स्टेट मस्ट हैव नॉलेज एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड नीड्स ऑफ पीपल। और वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को जो शासन करता है, उसे अपने जनता की समस्याओं को समझने और का ज्ञान होना चाहिए। Only just judicious, powerful and honest rule can establish peace and liberty in his state। और केवल एक न्यायवादी और एक ईमानदार शासक ही अपने राज्य में शांति और आज़ादी, स्वतंत्रता स्थापित कर सकता है। फॉर दिस पर्पज द सिटीजन्स शुड ऑल्सो बी ऑनेस्ट, पीसफुल, पीस लविंग एंड पैट्रियोटिक। और इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए नागरिकों को भी ईमानदार, शांतिप्रिय और देशभक्त होना चाहिए। तभी एक स्टेट में हमेशा पीस और लिबर्टी स्थापित कर सकती है, हो सकती है। अगला प्रश्न है, वाई डिड द किंग प्रोक्लेम एन आर्क टू बी कंस्ट्रक्टेड? राजा एक तोरण बनाने की घोषणा क्यों करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। द किंग प्रोक्लेम्ड एन आर्क टू बी कंस्ट्रक्टेड बिकॉज इट वुड बी ए सिंबल ऑफ हिज टाइम। राजा एक तोरण बनाने की घोषणा करता है क्योंकि ये उसके विजय का प्रतीक होगा। द आर्क वुड बी मोटिवेटेड टू हिज पब्लिक। और वो तोरण, वो गेट उसके जनता को प्रोत्साहित करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द वर्कमैन कन्विंस द किंग ऑफ देयर इनोसेंस? मजदूरों ने राजा को किस प्रकार अपने निर्दोष होने का मतलब सबूत दिया? द वर्कमैन वर कॉल्ड टू बी हैंग्ड। मजदूरों को फांसी के लिए बुलाया गया। एक्चुअली दे बिल्ट द आर्क विद देयर ओन हैंड्स। यद्यपि उन्होंने तोरण को अपने हाथों से बनाया, बट दे रिक्वेस्टेड द किंग दैट द ब्रिक्स हैड बीन मेड ऑफ द रॉन्ग साइज। लेकिन उन्होंने राजा से विनती की कि ईंटें गलत साइज की बनाई गई थी। द मेसन वर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। और इस गलती के लिए कारीगर, राजमिस्त्री दोषी है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द वॉजेस्ट मैन? बुद्धिमान व्यक्ति कैसा था? एंड वॉट डिड ही काउंसिल टू द किंग? उसने राजा को क्या सलाह दी? द वॉजेस्ट मैन वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। और बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कमजोर था, वो चल नहीं सकता था। ही वॉज अ ब्लाइंड मैन एंड कुड नॉट सी प्रॉपरली। वो अंधा भी था और ठीक ढंग से देख भी नहीं सकता था। ही एडवाइज्ड द किंग दैट द कल्प्रिट मस्ट बी पनिश्ड। उसने राजा को सलाह दी कि दोषी को दंड दिया जाना चाहिए। कल्प्रिट एंड दोषी। इट वॉज द फॉल्ट ऑफ द आर्क। चूँकि ये तोरण का कसूर है, बिकॉज इट्स बैंग द क्राउन ऑफ द किंग। क्योंकि इसने राजा के मुकुट को गिरा दिया। सो इट मस्ट बी हैंग्ड। इसलिए तोरण को, गेट को ही फांसी पे लगा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 5वां, वाई कुड द आर्क नॉट बी हैंग्ड? और तोरण को फांसी पर क्यों नहीं लगाया जा सकता था? व्हेन द आर्क वॉज टू बी हैंग्ड, और जब तोरण को फांसी पर लगा दिया गया, एक काउंसलर गेव ए न्यू ट्विस्ट टू द होल स्टोरी। एक सलाहकार ने कहानी में मोड़ दे दिया। ही आर्गुड दैट अ थिंग दैट टच द रॉयल हेड कुड बी हैंग्ड। और उसने तर्क दिया कि जिस सिर ने उसके तोरण को छुआ, उसे फांसी लगा देनी चाहिए। थस द किंग एग्रीड ऑन दिस थिंग। इस पर राजा सहमत हो गया। अगला लास्ट क्वेश्चन है, What was the procedure to select the new king? अगला नए राजा चुनने की प्रक्रिया क्या थी? प्रोसीजर क्या था? प्रोसीजर में प्रक्रिया। The heralds were sent to select the new kings। और मंत्री मतलब राजदूत को एक नए राजा चुनने के लिए भेजा गया। It was the custom of that city that anyone who first would pass the city gate would choose the next king। और एक उस शहर की परंपरा थी, कस्टम था कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले उस गेट से गुजरेगा, उसे अगला राजा चुनने का अधिकार होगा। एन इडियट पास्ड थ्रू द गेट, अ सिटी गेट। एक मूर्ख व्यक्ति उस शहर से गुजरता है और ही वुड आस्क टू चूज द न्यू किंग। उसे नए राजा चुनने को कहा जाता है। द इडियट आंसर्ड मेलन। और मूर्ख राजा कहता है तरबूज। हिज चॉइस वॉज यूनानिमसली एक्सेप्टेड। और उसकी सलाह को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। ए मेलन वॉज क्राउन्ड एज द नेक्स्ट किंग ऑफ द स्टेट। और एक तरबूज को आने वाले अगले राजा के रूप में मुकुट पहना दिया जाता है।
लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, हाउ डिड द मिनिस्टर्स जस्टिफाई द हैंगिंग ऑफ द किंग? राजा का फांसी लगना मंत्रियों को न्याय संगत कैसे लगा? हाउ डिड द मिनिस्टर्स जस्टिफाई द हैंगिंग ऑफ द किंग? The minister justified the hanging of that king because the people demanded that someone must be hanged immediately. मंत्रियों को राजा का फांसी लगना न्याय संगत लगा क्योंकि जनता ये डिमांड कर रही थी, मांग कर रही थी किसी को तुरंत फांसी दे देनी चाहिए. They felt relief that someone was found to be hanged. और उन्हें राहत महसूस हुआ कोई तो फांसी के लिए उन्हें मिला. इट वॉज नॉट मैटर ऑफ द किंग. ये मामला राजा का नहीं था, बट इट वॉज द मैटर ऑफ देयर रॉयल डिक्री. ये मामला था राजशाही आदेश का. इफ द किंग हैड नॉट हैंग्ड, अगर राजा को फांसी नहीं होती, द पीपल वुड हैव रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग, तो जनता राजा के खिलाफ विद्रोह कर देती. अगला क्वेश्चन है लास्ट, ड्रॉ द करेक्ट स्केच ऑफ द किंग. राजा का चरित्र चित्रण कीजिए. 4 नंबर का प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक बार पढ़ लें, लिख लेके तैयार कर लें, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. अब हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन. द किंग वॉज मैनियाक एंड मूडी. राजा एक मनमोजी और एक निरंकुश था. विक्रम सेठ पुट से सेटर ऑन द किंग. विक्रम सेठ इसका लेखक राजा पर एक व्यंग्य करता है. एंड कॉल्स हिम जस्ट एंड प्लेसिड, और उसे न्यायवादी और शांत प्रिय कहता है, जबकि वो होता नहीं है. एक्चुअली वॉज नाइदर जस्ट नॉर प्लेसिड. वास्तव में वो कोई न्यायवादी और शांत प्रिय नहीं होता है. He was unstable minded, वो अस्थिर मन का होता है. He was swayed by the mood of the people, और वो लोगों के मन के अनुसार डगमगा जाता है, लोगों की बातों के अनुसार swayed हो जाता है, डगमगा जाता है. His sense of justice could send anyone to the gallows, और उसका न्याय का जो तरीका है किसी को भी फांसी तक पहुंचा सकता है. People took advantage of his placid nature, और लोग उसके शांत प्रिय स्वभाव का फ़ायदा उठाते हैं. This placid nature became the cause of his death, और यही शांति प्रिय जो स्वभाव उसका मतलब मौत का कारण बनता है. प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट वी मे सेंड यू our next videos on time. Take care, goodbye. I hope that you will get fine marks in your annual exam. Take care, goodbye, best of luck. We will see you in our next video. Please subscribe our channel.